नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में, जहां हम आज राष्ट्रपति के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आज के सेशन में आपका स्वागत है। और बढ़ते हुए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में आपको वर्णित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से आज के सेशन को आनंदित होकर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में आपकी जानकारी। मेरे साथीगण जो मेरे साथ में उपस्थित हो चुके हैं, शालिनी, रमन, बाबू, आरती, पूजा, प्रियांशु, चांदनी, सिमरन, जितेंद्र, परथन, दीपेंद्र, गुर्जर, विष्णु, कृति, प्रज्ञा, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्या है ये कहानी, हमने मॉर्निंग में भी एक सेशन लिया था। होपफुली आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, है ना। तो मॉर्निंग के बाद में इवनिंग में भी अब हम सेशन ले रहे हैं, ताकि आपकी क्लासेस में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। वीक में जो हमारी 5 क्लासेस आपकी होती हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको कुछ आर्टिकल्स बताए थे। संभवतः आप में से कुछ लोगों को याद होंगे, कुछ को याद नहीं भी होंगे। हमने एक आर्टिकल जो आपके साथ में रखा था वो था आर्टिकल 52। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक आर्टिकल रखा था, आर्टिकल 52, जिसमें हमने ये कहा था देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमने आपको बता दिया था। और जहां तक मुझे याद है, आप लोगों को मैंने ये भी पूछ लिया था कि हाँ भाई, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो आप लोगों की नजर में योग्यताएं भी थी। हमने आपको योग्यताओं पर ही छोड़ा था। अगर मैं सही हूं तो प्रेसिडेंट बनने की योग्यता क्या है वो हमने बताई थी। अच्छा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, जिसके नाम पर ही हमने देश के बारे में ये कहा कि ये देश का मुखिया होता है, प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, सेनाओं का प्रमुख, मतलब सेनाओं का कमांडर इन चीफ है। ये कमांडर इन चीफ होते हैं ये, यानी तीनों सेनाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो यही होते हैं। ठीक है सर। तो जब सब कुछ यही है, तो फिर ये सब कुछ ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब प्रथम नागरिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये कार्य कैसे करते हैं। तो कार्य के बारे में कहा गया कि देश में जो भी काम होता है वो इन्हीं के नाम पर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, हमने जब ये कहा कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे कहा गया है, उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के ये हेड हैं। ये कौन है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कार्यपालिका के प्रमुख हैं। जो व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख है, और भारत के अंदर 2 प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी ज्यूरे। यानी एक वो व्यक्ति जो कि वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, संसद के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसी के आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं। वो आपको भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। डी ज्यूरे यानी कि एक प्रकार से जो लिखी हुई किताबें हैं, उनके आधार पर देश का जब प्रथम नागरिक इस व्यक्ति को बोल दिया गया है, तो ये देश का प्रधान हो गया। देश के प्रधान होने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप में से किसी को कोई भी अगर ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, देश में दिया गया कोई भी आदेश, जिस आदेश पर नीचे किसी व्यक्ति का साइन होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आदेश निकाला, कार्यालय आदेश था, जिसमें मैंने यहां पर भाषा लिखी हुई थी कि आज दिनांक इसको इस विभाग के इस कर्मचारी का इस पद स्थापन पर यहां पर इसकी नियुक्ति दी जाती है, और नीचे यहां पर साइन होता है, और उस साइन के नीचे आपने यहां पर उसका नाम लिखा हुआ देखा होगा। मान लीजिए कि मैंने ये कह दिया अंकित, ठीक है, ओके, अंकित कुमार अवस्थी, मैंने मेरा नाम लिख दिया। चलिए साहब, हो गया। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो पॉइंट लिखा गया है, इसके नीचे जो ये साइन आया है ना, देश में जितने भी कार्यपालिका के आदेश हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव आदेश हैं, उन सब के नीचे जिस व्यक्ति का साइन होता है, दैट इज आवर राष्ट्रपति। अगर लेटर हेड पर ऊपर कोई नाम लिखा मिलेगा,
तो वो राष्ट्रपति का लिखा मिलेगा। यानी यदि भारत एक घर है तो इस घर के अंदर जो सबसे बड़ा मुखिया है, जिसके नाम पर सारे काम होते हैं, उदाहरण के लिए अभी हमारे पीएम ब्रिक्स की समिट के अंदर गए हुए हैं, ब्रिक्स की समिट के अंदर साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। मान लीजिए कि वो वहां पर कोई भी समझौता करके चले आते हैं। मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने कोई भी बात लिख करके अपनी तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ कोई डील कर ली। जो डील साइन होगी ना, उस डील के नीचे जिसका लेटर के नीचे नाम लिखा होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। यानी हमारे देश के अंदर जो भी सबसे प्रधान व्यक्ति है उसका नाम प्रेसिडेंट है। सर ये बातें आपको कैसे पता, कहीं लिखी हुई हैं क्या ये सारी बातें? तो यहां पर ये कहां लिखी हुई हैं बातें, अब मैं आपको वो बताता हूं, इधर देखिएगा। हां जी, ये बातें कहां लिखी हुई हैं एक बार के लिए, अगर हम आर्टिकल नंबर 53 पढ़ते हैं, अब ये सब बातें वहीं पर लिखी हुई हैं। आर्टिकल नंबर 53, जैसा मैंने आप लोगों को आर्टिकल नंबर 52 बताया कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे ही यहां पर जो आर्टिकल नंबर 53 है, एक बालक बोल रहे हैं सर आज की मॉर्निंग की रिकॉर्डेड क्लास चल नहीं रही, टेक्निकल टीम देख लेना भाई। मानसी थैंक यू सो मच बेटा। विकास सर की क्लास नहीं होगी क्या? कौन से विकास सर की क्लास? विजय करते हैं बेटा बात, आप आइएगा, है ना। धनिष्का 10 टाइम बैक करके क्लास चला ली, एरर नहीं गई, लैपटॉप लाइव वाला सिस्टम चेंज क्यों होगा? अशोक नेहा मैम को नटराज बैच में भी रखना, ठीक है बेटा। क्लियर। चलिए, नोटिफिकेशन नहीं आया यार, हमने भेज दिया था। शिवानी नागर, यशवंत, आपके पास सबके पास मैसेज आ रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है। हाँ जी कोई बात नहीं, मैसेज नहीं आया तो अब पढ़ लीजिए, है ना। हाँ जी, तो आर्टिकल 53 देखिए। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जिसमें लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली, या तो वो खुद प्रत्यक्ष रूप से इसको पावर को यूज करेगा, और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेटेड टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। इतनी देर तक जो मैंने अभी तक प्रवचन दिए वो इसी लाइन के ऊपर लिखे थे, आर्टिकल 53 के ऊपर। यानी देश की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है या तो राष्ट्रपति खुद पूरी करेगा या अपने अधिकारियों के नाम से कराएगा। यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो जिसके आदेश पर आता है वो राष्ट्रपति का होता है। ऐसे ही जब आप राज्य प्रशासनिक सेवा ज्वाइन करते हैं तो जिसके नाम से सारे काम होते हैं वो राज्यपाल होता है। यानी राज्य का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो राज्यपाल, और केंद्र का जो सबसे बड़ा मुखिया है वो राष्ट्रपति है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात सुनिएगा, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेज of the union shall be vested in the president and the exercise therefore shall be regulated by law। यानी कि यदि मैंने आपको यहां पर यह बोला है कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, तो ये जो बात है ये कहां लिखी हुई है, तो ये आर्टिकल 53 में लिखी हुई है। इन्हीं के नाम से सारे काम होते हैं, ये बात कहां लिखी हुई है, तो ये वाली बात भी आर्टिकल 53 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 13 पूरी तरह से अब समझ में आ गया हो। तो अब हम यहां से आगे आर्टिकल 54 की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात तो करता है, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान से देखने योग्य है, चूंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत ही अद्भुत चुनाव होता है, इसमें बहुत कुछ समझना होता है, समझाना होता है।
इसलिए मैं पहले आपके सामने योग्यताएं कि राष्ट्रपति देश का बन कौन सकता है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूं। उसके बाद में हम लोग वापस इसकी तरफ लौट कर आएंगे। क्या राष्ट्रपति की योग्यताएं कहीं लिखी गई हैं? बिल्कुल लिखी गई हैं। आर्टिकल नंबर 58 में योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिटन है। अच्छा सर, क्या क्वालिफिकेशन होती है राष्ट्रपति की? मैं मॉर्निंग में भी आपसे बात कर रहा था। आपको जो याद रखने वाली जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें मैंने आपसे कहा था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर दूसरा, 35 साल उम्र पार करनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ सके, वो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक बात और लिखी होती है और वो क्या है? लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और जो बात यहां पर बताई जाती है राष्ट्रपति के लिए वो क्या है? जब वो चुनाव लड़ने जाए तो उसके 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का एक विधेयक है। आर्टिकल 58, आर्टिकल 54 भले ही चुनाव की बात करता हो, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत इनका निर्वाचन प्लान किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जिस एक्ट के तहत प्लान किया जाता है दैट इज 1952। ये अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं? यानी कि सेकेंडर और प्रमोटर, ये कौन होते हैं अभी मैं समझाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1/6 वैध मत प्राप्त होने चाहिए, ये सब समझाऊंगा। प्राप्त होने चाहिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो 15,000 रुपए की जमानत राशि दी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये सारी बातें थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके अंदर आगे लेके चलूंगा। हां जी, एक एक करके सारी चीजों को लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। इस पर ना कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए गए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इस बात पर सिटीजन होने का मतलब क्या है? सिटीजन, हां जी ध्यान से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में एक बहुत बड़ा अंतर है, इसको आपको समझना है। अच्छा, बाय द वे मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिखता हूं, कोशिश करा करिए कि वो आप भी लिख लें। पता है मैं बोर्ड के माध्यम से क्यों पढ़ाता हूं? आपने कई बार नोटिस किया होगा, सर आप हर चीज को पीपीटी में लेकर आते हो, फिर भी बोर्ड से क्यों पढ़ाते हो? केवल इसलिए ताकि आपको पीपीटी देखते देखते यह आदत ना हो जाए कि मुझे पेन नहीं चलाना। होता क्या है ना, मैंने पूरी पीपीटीज बना के लाई हुई है, मैं सारा की सारा लेकर आपके लिए आया हुआ हूं, है ना। लेकिन होता क्या है ना कि आप में से कई लोग मुझे इस तरह देख रहे होते हैं जैसे करंट अफेयर की क्लास चल रही हो। इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए करंट अफेयर की क्लास में कोई भी मुद्दा सुना, आनंद की प्राप्ति हो गई। यह सब्जेक्ट की क्लास है। जब सब्जेक्ट की क्लास चल रही होती है तो हमें अपना पेन भी चलाना होता है और हम ये भूल जाते हैं। तो आपको यह ध्यान दिलाने के लिए कि देखो पेन चल रहा है, इसमें मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सब, जबकि वास्तविकता में जो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का वो पीपीटीज के थ्रू ही होता है। मेरी पूरी कंप्लीट पीपीटी रखी हुई है, प्रेजेंटेशन पूरा तैयार है, बहुत अच्छे से मैं आपको वो पढ़ा सकता हूं। पर होता क्या है ना, मैं वहां से पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग फिर से यूं बैठकर मुझे देखता रहेगा। इसलिए मैं मिश्रित रूप से आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको याद रहे कि आप लोग उस चीज को, ठीक है ना। एक बालक लिख रहा है वो पीपीटी से ही कॉपी में लिखता है ना। जो भी चीजें है ना बेटा वो पूरी की तरह से आप लोग करा करिए, है ना। मैं रफ में लिखता हूं, रिवीजन करने में लास्ट में कुछ में भी लिखिए, पर पेन जरूर चलाइए, पेन जरूर चलाइएगा। शनवी रावत लिख रही है आई हैव सेंट अनबॉक्सिंग वीडियो ऑन व्हाट्सएप एज वेल। ठीक है, हाँ भाई, किसी बच्चे ने अगर अनबॉक्सिंग नोट्स का वीडियो डाला है, मैं कल बेटा टेक्निकल टीम से पूछ लूंगा इस विषय के ऊपर, तो निश्चित ही हम उसे कवर करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब सवाल बनता है कि भारत और अमेरिका दोनों में सिटीजनशिप की क्या बात हो रही है? क्या सिटीजनशिप वो दोहरी नागरिकता की बात हो रही है कि नहीं? देखिए, दोनों की ही कंडीशन में लिखा हुआ है कि वहां का नागरिक होना चाहिए। भारत के केस में और अमेरिका के केस में बड़ा अंतर सुनिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यह बात लिखी हुई है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में भी लिखा हुआ है सिटीजन ऑफ यूएसए होना चाहिए। फिर यह सवाल क्यों ला रहे हो सर? दोनों में एक अंतर भी है, और वो क्या है? यहां सिटीजन ऑफ यूएसए बाई बर्थ लिखा हुआ है, यानी जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। आपके दिमाग में एकदम सवाल आएगा, तो हमारे में क्या है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की नागरिकता एक और तरीका है, नेचुरलाइजेशन, इससे भी प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिकरण, यानी कि आप लंबे समय से भारत में रह रहे हो तो आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी अक्षय कुमार ने प्राप्त की है। पहले वो कनाडा के सिटीजनशिप लिए हुए थे, अभी उन्होंने त्याग कर इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। तो नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक होना, नेचुरलाइजेशन करना, प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक होना, ये वाला जो पॉइंट है भारत में एक अतिरिक्त पॉइंट है। यानी भारत का राष्ट्रपति बनना हो तो आप चाहे जन्म से नागरिक हो या प्राकृतिक रूप से भारत में रहकर जो 5-7 साल का क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करके अगर आप यहां के नागरिक बनते हैं, क्योंकि संसद उस नियम को ऊपर नीचे कर सकती है, पावर है उसके पास, तो आप उस तरह से भी नागरिक बन सकते हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखने का है, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने केवल इसलिए आउट ऑफ द ऑफ जाकर के आपको यह चीज बता दी है। ठीक है, चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? हम कहां चल रहे थे? हम थे, हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र हो गई, लोकसभा का सदस्य, लाभ का पद। लाभ के पद को लेकर के भी मैंने आपको सुबह बताया था। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चलिए लाभ के पद के बारे में भी जान लीजिए। लाभ का पद क्या है? अपनी मॉर्निंग वाली क्लास के अंदर भी बताया था मैंने। लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसकी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन जो लोगों ने अपने हिसाब से लगाई वो क्या है कि साहब तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, उसको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है, भारत के पीएम को, सीएम को, मंत्री को, ये सब लोग किसी ना किसी प्रकार की तो तनख्वाह पाते ही हैं। जब ये तनख्वाह पाते हैं तो इनको लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से सिद्ध कर रखा है। इसी वजह से लाभ के पद की असली कोई भी व्याख्या बची नहीं है। लाभ का पद क्या है तो यह भी डिसाइड खुद संसद खुद से कर लेती है। जैसे उन्होंने कर रखा है कि राजनीतिक कोई भी जो ये पद हैं जिसमें कि कार्यपालिका के प्रमुख होने का पद है, ये लाभ के पद में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ऑफिस बियरर का मैंने जो अर्थ निकाला वो क्या है कि भैया नेताओं पर तो ये लागू होता है कि तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। बाकी अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी तनख्वाह ले रहा है, जैसे मैं हूं, अगर मैं कहीं नौकरी करता हूं तो अगर मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं तो पहले तनख्वाह छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के मैं चुनाव लड़ सकूंगा। ठीक है ना? तो लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहां पर राष्ट्रपति बनने की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड टाइम है। यानी एक व्यक्ति अगर अगली बार भी चाहे तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, उससे अगली बार भी चढ़ सकता है। लेकिन अमेरिका में लिमिट फिक्स है, केवल 2 ही बार आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और बात जान लीजिएगा, यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव भारत के अंदर लड़ना चाहता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, यदि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होंगे। अब ये क्या होता है? अनुमोदक यानी जिन्होंने रिकमेंड किया हो, रिकमेंडर्स चाहिए होंगे। प्रस्तावक, सेकेंडर्स चाहिए होंगे जो उसके पीछे हों। मैं इसका अर्थ बताता हूं क्या होता है। आप जब अपना नाम देने जाएंगे कि साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रपति चुनाव में याचिका दाखिल करने जाएंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उस समय आपके पास में 50 सांसदों के वोट अपने समर्थन में लिखे होने चाहिए कि सर ये तो वो लोग रहे जो कि मेरे साथ आएंगे ही आएंगे, अगर मैंने चुनाव लड़ा तो ये मेरे 50 वोट पक्के हैं। अच्छा,
इसके पीछे सर 50 और भी आएंगे, यानी ये तो 50 कंपलसरी है। जैसे होगा कैसे, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने कहीं किसी के सामने अपनी बात रखी कि सर मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा यार तुम्हें देख करके तो लग नहीं रहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी वोट देंगे। उसने कहा सर आप मुझे ये बताइए कैसे आपको पता, कैसे मैं आपको कन्विंस कर पाऊं कि मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। मैंने कहा यार तेरे घर वालों से पूछ के आ जा, और एक काम कर उनसे लिखवा के ले आ कि वो तेरे को वोट दे देंगे। ठीक है सर मैं लिखवा के ले आता हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने गया, तो चुनाव लड़ते समय उसे अपने द्वारा 50 सांसदों का लिखित में डेटा सौंपना होगा कि सर देखिए ये 50 लोग तो मेरे साथ पहले ही खड़े हैं सर, और 50 सेकेंडर हैं, यानी कि जिन्होंने कह रखा है कि आप चुनाव में अगर उतर गए तो हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं सर, ये दोनों नाम मेरे पास हैं। यानी एक प्रकार से जो चुनाव लड़ने जा रहा व्यक्ति है वो 100 लोगों का मतदान अपने साथ लेकर जाता है। भारत के संसद में 543 सदस्य हैं मान लीजिए, तो 100 सदस्य लगभग 1/5 हिस्सा हो गया। ठीक है ना, यानी इस 1/5 को आप 1/6 में राउंड फिगर में काउंट कर लीजिए। 100/125 मतलब ये जो है आपका, इसको आप 1/6 के अराउंड काउंट कर लीजिए। अब सोचिए अगर किसी व्यक्ति को इससे कम मत मिलता है, भाई 100 ही थे और 100 को लेकर पहुंच गया, तो अगर इससे कम मत मिलता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये जमानत जब्त होना क्या होता है, जमानत जब्त क्या होती है, 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है, धरोहर राशि। पहले ये 2500 रुपए हुआ करती थी, 1997 में बदल करके इसको 15,000 रुपए कर दिया गया। ये क्या होता है, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है ना, तो वो अपनी सिंसियरिटी बताने के लिए कि सर मैं सीरियस कैंडिडेट हूं, मैं ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ गया हूं, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है तो वो अपने लेवल पर 15,000 रुपए की राशि जमा कराता है गारंटी के रूप में। ऐसा केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं होता, बल्कि आप अगर विधानसभा का या लोकसभा का भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो भी आपको जमानत राशि जमा करानी होती है कि सर अगर मैं हार गया तो मैं इलेक्शन कमीशन को इतने पैसे देकर जाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो खर्चा मेरे नाम पर हुआ है उसमें कुछ भुगतान हो सके। ठीक है, तो यह जमानत जब्त होना इसी को कहा जाता है, यदि इसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, एक बालक 545 लिख रहा है, बेटा दो जो है ना वो अभी अपने यहां पर है नहीं। ठीक है ना, सुमित मिश्रा लिख रहे हैं सर वो जो लिखते हैं उससे क्या उनकी निजता का हनन नहीं हुआ? नहीं बेटा, हालांकि मतदान गुप्त होता है, राष्ट्रपति का मतदान गुप्त मतदान होता है, लेकिन जो नाम लिख कर देते हैं वो उसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो प्रोसीजर का पार्ट है। ठीक है, 50 तो साथ गए, 50 जो बाद में आ जाएंगे जिन्होंने लिख कर दे दिया कि सर हम साथ में हैं। अब कोई भी निर्वाचक मंडल में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रस्तावक अनुमोदक हो सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग हैं अशोक, 100 लोग हैं कुल मिलाकर, ये समझिए। क्लियर? और कोई? एक मिनट होल्ड करिए आप।
हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो कि प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1/6 की बात मैंने आपको बता दी, ये हो गया था पूरी तरह से। आगे चलते हैं, तो यहां के बाद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। भारत का नागरिक हो गया, 35 साल हो गया, लोकसभा हो गया। इसके बाद में एक जो पॉइंट था अनुमोदक हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम हो गया, 1/6 हो गया, 15,000 की जमानत राशि हो गई। ठीक है, तो ये था सारी कंडीशन। अब इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू करने का टाइम है। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी हैं। अब यहां से आगे जो चीज है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं था, विशेष रूप से समझाने जैसा कुछ भी नहीं था। ये जो जानकारी मैंने आपको दी ना अभी तक, ये हर बच्चा जिसने भी थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है उसको ये जानकारी होती है। लेकिन जो पढ़ने से भी समझ ना आए, वो जो प्रक्रिया है वो अब शुरू करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने यहां पर जिक्र लिखा था। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 के अंदर जो जानकारी है कि प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर को समझेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो कि प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझाने का प्रयास करता हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये और राष्ट्रपति का महाअभियोग और राष्ट्रपति की शक्तियां, ये तीन ही बड़े टाइटल हैं राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया कैसे जाता है, और राष्ट्रपति के पास शक्तियां क्या हैं। बस ये तीन ही मेन मुद्दे होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो मुद्दा है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन। अब इलेक्शन को समझने से पूर्व मैं आपको यदि यह कहूं कि चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश के द्वारा चुना जाता है, तो आपको अचानक सिर खुजलाने का मन करेगा, सर मैंने कब वोट दे दिया इनको। मतलब यह हुआ, मैंने कहा कि हमारे देश के अंदर जो भी मतलब हमारे देश का जो मुखिया है वो चुना हुआ मुखिया है। मैंने कहा हमारा देश गणराज्य है, रिपब्लिक कंट्री है, जिसका प्रथम नागरिक इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट जो है हमारा वो इलेक्टेड है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगा, सर इलेक्टेड, मैंने तो वोट नहीं दिया। मैंने कहा बेटा आपने भले ही वोट ना दिया हो, किसी ने वोट दिया था। सर किसने वोट दिया था? मैंने कहा बेटा अपने एमपी ने यानी सांसद ने और एमएलए ने वोट दिया था। यानी हमारे सांसद और विधायक के द्वारा वोट दिया गया था चुनाव के अंदर। सर मैं तो नहीं था। मैंने कहा आप ही थे। बोले कैसे था सर मैंने कहा बेटा इस तरह से थे आप, क्योंकि इलेक्शन में जिसने वोट दिया एमपी ने, उस एमपी को आप ही ने चुनकर भेजा था। जनता ने ही चुनकर के भेजा था एमपी को। ऐसे ही जो एमएलए था उसको भी आप ही ने चुनकर भेजा था। यानी एमपी और एमएलए को आपने चुनकर भेजा था। उस चुने हुए एमपी एमएलए ने प्रेसिडेंट को चुना है। इस वजह से हमारे यहां का प्रेसिडेंट इलेक्टेड कहलाता है। चूंकि हमारे यहां का प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक होता है, इसी कारण से हम इसे गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहां का प्रथम नागरिक या सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इलेक्टेड है, इसलिए। सर फिर वही बात, सर मैंने थोड़ी चुना, मैंने डायरेक्ट थोड़ी चुना, मैंने तो एमपी चुना था, एमपी ने इन्हें चुना। इसका मतलब यह हुआ आपने डायरेक्ट ना चुनकर इन्हें इनडायरेक्ट चुना है। यानी मैंने आपसे डायरेक्ट बात नहीं करी, अप्रत्यक्ष रूप से बात करी है। इसलिए इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो प्रश्न बना सबसे पहले कि देश के अंदर राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है वो क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुना जाता है। यह पहला पॉइंट होना चाहिए जो आपके पास लिखित में होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर? बोलिए, प्लीज थम्स अप करते चलिएगा अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, तो मुझे क्लियर करते चलिएगा प्लीज।
ठीक है। अच्छा, अप्रत्यक्ष तरीके से हमने अपना राष्ट्रपति चुना है। अब दूसरा पॉइंट, सर अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया चुना है, लेकिन सर आपको पता है हमारे देश में एमपी जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने कहा बताइए कौन से होते हैं। सर एमपी हमारे यहां पर दो प्रकार के हैं, एक है लोकसभा वाला और एक है राज्यसभा वाला। मैंने कहा ठीक है, मान लिया। सर जो लोकसभा वाला है और राज्यसभा वाला है, इन दोनों की कुल मिलाकर संख्या 543 है। ये बार बार मैं 543 क्यों बोल रहा हूं जबकि आपने 545 लिखा पड़ा होगा। असल में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दो जो लोकसभा में आते थे मनोनीत होकर, उनको बंद कर दिया गया, वो अपडेट दे देंगे आपको। 543 संख्या है हमारे पास। पर सर विधानसभा की अगर हम बात करें, आपने कहा एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं। सर एक बार के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी और एमएलए की कितनी बड़ी भीड़ है हमारे देश में, आप सर खुद देख लीजिए। हमने कहा बताओ भाई, देख लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। बोले सर हमारे देश के अंदर, एक अलग ही पेज ले लेते हैं, चलिए। बोले सर हमारे देश के अंदर अगर आप एमपी एंड एमएलए की बात करते हैं ना, मैंने कहा हाँ। बोले सर मान लीजिए इन दोनों ने मिलकर के चुना। मैंने कहा ठीक है। सर अगर दोनों ने मिलकर के चुना होगा तो कॉमन सेंस लगाओ सर। एमपी तो हमारे देश में 543 है और एमएलए की संख्या तो सर पता भी नहीं है। किसी को पता हो तो गूगल करके बता देना, कई हजार में है। मैं फिर भी अपन एक रफ आइडिया लेना शुरू करें। अगर भारत के अंदर, हाँ भाई कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वो बड़े राज्य हैं जहां पर 200 से अधिक एवरेज विधायक है। एवरेज विधायक जो हमारे यहां पर है, हां जी, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हैं। और विधायक बताइए। मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कुछ जानकारी दे रहा हूं, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 175, अरुणाचल में 60, आसाम में 126, 243, 90, 40, 142, यार ये टोटल नंबर है 4123। लिखिए साहब, अभी जो प्रेजेंट जो मेरे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जानकारी मिली है वो है 4123 एमएलए। 4123 एमएलए हैं देश के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एज पर अपडेटेड जानकारी, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा सवाल बना, सर 4123 एमएलए और 543 एमपी, सर आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये मिलकर के विधायक चुनेंगे, ये मिलकर के अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, तो सर इसका मतलब ये हुआ 543 और 4123 में जो ये नंबर है ये हल्का सा और जुड़ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर मैं आपसे कहूं कि कौन बनेगा, तो आप इन दोनों को जोड़ करके 5 और 6 4600, आप ये पकड़ेंगे 4700 के आसपास हुए। और अगर 23 दूना 46, 23 50, आप ये कहेंगे जिसके पास 2351 वोट हैं वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। भाई डिवाइड बाई 2 की अगर हिसाब से हम बात करें, बहुमत की अगर हम बात करें, तो बोले सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इतने पे आप सामने वाले को बना देंगे, जिसके पास इतना मत होगा वो बन जाएगा। हमने कहा यहीं पर सारा खेला है जो समझना है। क्या समझना है? एमपी भले ही 543 हो, एमएलए भले ही 4123 हो, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है
कि यहां पर 543 इज इक्वल्स टू 4123 है। मतलब एक एमपी भारत का लगभग 8 एमएलए के बराबर है। इससे अंदाजा लगा लीजिए आप। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? मतलब यह हुआ कि अगर एक एमपी का वोट मायने रखता है तो यह अपने आप में एमएलए जो है वो इसके बराबर ना होकर के 8 एमएलए के बराबर, 8 एमएलए मिलकर जो पावर क्रिएट करेगा वो अकेला एक एमपी का वोट कर लेगा। तो बोले सर इनको क्या 1/8 से काउंट करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, एमपी का वोट निकालने का तरीका होता है, मत वैल्यू कहा जाता है इसमें। यहां पर जो भी वोट देने वाला व्यक्ति है उसकी वैल्यू काउंट की जाती है। सर कैसे काउंट की जाती है? मैंने कहा चलिए बता देते हैं। यहां पर एमएलए के वोट की अलग वैल्यू होती है और एमपी के वोट की अलग वैल्यू होती है। कैसे काउंट की जाती है? मैं देखो एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है कैसे, आप ध्यान से सुनिएगा। चूंकि मैंने यहां पर अभी हाल क्या बोला था, चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब आपने और हमने भी वोट दिया है इनडायरेक्टली। इसका मतलब एमपी अथवा एमएलए आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंटेशन में एमएलए के बारे में कहा जाता है राज्य की जनसंख्या, जो भी राज्य की जनसंख्या है डिवाइडेड बाय विधायकों की संख्या। ये विधायक कौन से भाई? निर्वाचित विधायकों की। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई साहब, यही चीज आपको ध्यान देनी है। निर्वाचित विधायकों की संख्या और डिवाइडेड बाय 1/1000। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। यहां पर आपको एक बहुत बड़ा पॉइंट अभी से समझ लेना चाहिए। एमपी और एमएलए भाग तो लेते हैं, लेकिन कौन से वाले भाग लेते हैं? निर्वाचित वाले एमपी और एमएलए, अर्थात जो इलेक्टेड होकर आए हैं वही भाग लेते हैं। सर इलेक्टेड होकर आए हैं इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ कि भारत के अंदर एमपी और एमएलए दो प्रकार के होते हैं। कौन से सर? मैंने कहा एक होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनेटेड। कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है इलेक्टेड और एक होता है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब जिसे मनोनीत किया गया हो। मनोनीत किया गया हो। बोले सर ये मनोनीत क्या होता है? मैंने कहा जिनको चुनाव लड़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे हमारी संसद के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, ऐसे ही जो हमारी राज्यसभा है उस राज्यसभा के अंदर 12 सांसदों को मनोनीत किया जाता था, जो अलग अलग प्रकार की खूबियां लेकर आते थे। 245 में से ओनली 233 ही वर्किंग होते थे। 233 12 मनोनीत होते हैं। तो यहां पर जो भी एमपी एमएलए वोट देने का काम करते हैं ये कौन से होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा, सर आपने एमपी और एमएलए बताया, सर ये एमएलए कौन से वाले हैं? मैंने कहा विधानसभा वाले हैं। और कौन से वाले हैं? और कोई से वाले होते हैं क्या? बोले हां सर एक वाला और होता है। मैंने कहा बताओ भाई कौन सा वाला होता है? सर एक वाला और होता है और वो है, सर एक वाला और होता है और वो क्या होता है मैं बताऊं सर? एक एमएलए और होता है जो कि किसी यूनियन टेरिटरी से आया हुआ हो। कहां से आया हुआ हो? यूनियन टेरिटरी से आया हुआ हो। मैंने कहा भाई यूनियन टेरिटरी से कौन आता है? ये कलर अच्छा नहीं है सर। कोई यूनियन टेरिटरी से आया हुआ हो। मैंने कहा यूनियन टेरिटरी से कौन आता है? बोले सर दिल्ली और पांडिचेरी। कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास भी विधानसभाएं हैं।
और जिनके पास विधानसभाएं हैं वहां पर भी इलेक्टेड एमएलए आते हैं। इलेक्टेड एमएलए अगर आते हैं तो उन्हीं इलेक्टेड के द्वारा निर्वाचन में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आई कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी एमपी और एमएलए भाग लेते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। नंबर दूसरा, यूनियन टेरिटरी भले ही हमारे पास 8 हो, उसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी की ही यूनियन टेरिटरी मतदान में भाग लेती हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिएगा, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी विधानसभा होगी, लेकिन चूंकि अभी तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए अभी तक चुनाव में इनका भागीदारी शून्य है। इनके बारे में कोई भी जानकारी कहीं पर भी लिखित नहीं है। जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेगी तो आने वाले समय में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी तक जो प्राप्त है उसमें जम्मू कश्मीर चुनाव में भाग नहीं लेता है जब से यूनियन टेरिटरी बना है। तो इलेक्टेड और जो नॉमिनेटेड है दोनों का अंतर बता दिया। फिर आप पूछेंगे दोनों के मत के अंदर कैसे बराबरी करते हैं। मैंने कहा राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या, इसीलिए मैंने यह शब्द यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? निर्वाचित विधायकों की संख्या। यह जो शब्द है इस पर गौर फरमाइएगा, निर्वाचित विधायकों की संख्या की बात की गई है। अब सवाल बना सर राज्य की जनसंख्या कैसे नापोगे? मैंने कहा बड़ा सवाल है साहब ये। निर्वाचित विधायक तो पता है, जैसे जैसे मैंने राजस्थान की बात करी, राजस्थान में निर्वाचित विधायकों की संख्या 200 है। राज्य की जनसंख्या के बारे में क्या कमेंट्री है? तो अब ध्यान से सुनिएगा सर, राज्य की जनसंख्या हर 10 साल में बढ़ जाती है। अगर ऐसे बढ़ने लगी तो फिर तो एमएलए की वोट की वैल्यू भी बढ़ने लग जाएगी। सर ये हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं वोट वैल्यू। वोट वैल्यू निकाल रहे हैं एमएलए के मत की। वोट वैल्यू कितनी है? तो राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधायकों की संख्या। सर राज्य की जनसंख्या कितनी है? मैंने कहा भाई साहब ये बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ जाती है। मतलब जब सेंसस होता है तो अलग डेटा आ जाता है। इसलिए यह नियम बनाया गया कि जो 1971 में जो थी ना, क्या नियम बनाया गया? 1971 में जो पॉपुलेशन थी, 1971 में जो पॉपुलेशन थी, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। पॉपुलेशन इन 1971, वही वैल्यू आपको ऊपर रखनी है। राज्य की जनसंख्या में पॉपुलेशन इन 1971 जो कि पहले से फिक्स है, वो डेटा हर साल नहीं बदलता। और ये कब तक के लिए फिक्स है? वर्ष 2026 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब तक के लिए यह वैल्यू फिक्स है। यानी राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं काउंट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एमएलए के अंदर जो राज्य की संख्या है वो राज्य की जनसंख्या में 1971 की जनसंख्या 2026 तक वो मान्य होगी, और निर्वाचित विधायकों की संख्या डिवाइडेड बाई 1000। फॉर एन एग्जांपल हम राजस्थान की बात करते हैं। मान लीजिए राजस्थान की 1971 में, मैं आपको नेट पे से ढूंढ के बताता हूं कितनी थी। रुकिए, एमएलसी वोट नहीं देते हैं हिमांशु, रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। राजस्थान पॉपुलेशन, राजस्थान पॉपू 1971, राजस्थान की पॉपुलेशन थी 1971 के अंदर 2,57,00,000। कितनी थी? 2,57,00,000 थी साहब। ठीक है, तो मैं यहां पर ले देता हूं 2,57,00,000। 2 करोड़, अब लिखते कैसे हैं यार ये? 2,57,00,000, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 2,57,00,000 पॉपुलेशन थी। ठीक है साहब। अच्छा, विधायकों की संख्या राजस्थान में कितनी है अभी? 200 डिवाइड बाई कितना है? 1000। क्लियर? अच्छा साहब, अब यहां पर एमएलए की वोट वैल्यू निकल कर आएगी। एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आई साहब? 3 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, 5 की 5 जीरो उतर गई। एक विधायक की वैल्यू आ गई 1, 2, 8। बोलिए साहब, 1, 2, 9 ही पकड़ लो, क्योंकि 500 से ऊपर होते ही एक काम कर लेते हैं, तो इसको आप 1 to 9 पकड़ लो। राजस्थान के विधायक की जो मत वैल्यू है वो 129 है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप सारी परेशानियां दूर कर जाएंगे। ठीक है सर,
सर एक बात बताइए, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इसके माध्यम से? मैंने कहा मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का एक विधायक 129 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे एक एमपी 8 एमएलए का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे ही एक राजस्थान का विधायक 129 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने जो यहां पर लिखा था अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि वोट तो आपके ही नाम पर एमएलए और एमपी ने दिए, तो एक एमएलए राजस्थान का वो 129 नंबर का वैल्यू रखता है। वैसे तो 129 नहीं है, वो असल में 1,29,000 है वो, लेकिन हम 129 वैल्यू देकर बात कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया है, उसको 1000 से भी डिवाइड किया हुआ है। तो 1,29,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक एमएलए, लेकिन वोट वैल्यू को आसान बनाए रखने के लिए हम 129 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो 129 उसकी वैल्यू है, 1,29,000 को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर। तो सर एक बात बताइए, अगर ये है तो यहां पर ये जो व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है एमएलए बनकर के हमको, ये क्या है? हम सीधा ही क्यों नहीं जनसंख्या से वोट दिलवा लेते? आप और हम सीधा जाकर के वोट क्यों नहीं दे आते? इतना एमपी एमएलए की गणना करने का क्या लाभ? मैंने कहा बेटा असली मामला यह है कि हम सीधा जाकर वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा मात्र डी जूरे हेड है। डी जूरे हेड है मतलब उसके पास कोई काम नहीं है, वो रबर स्टैंप है हमारा राष्ट्रपति। अगर वो डिफेक्टिव हेड होता जैसे अमेरिका में है तो हम लोग वोट करने चलते। हमारा राष्ट्रपति कोई भी हो, उसका खास हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि संसदीय कार्यप्रणाली में प्रधानमंत्री के द्वारा जो लीड की हुई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वही असल मायने में डिफेक्टो हेड होती है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहा पूछिए सर। सर एक तरह से ये कर तो रिप्रेजेंट हमको ही रहा है। हमने कहा बिल्कुल कर रहा है। सर ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? मैंने कहा ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आनुपातिक मत पद्धति। कौन सी कहलाती है? आनुपातिक मत पद्धति। जैसे अभी आपने अप्रत्यक्ष निर्वाचन सुना, अब यहां पर दूसरा पॉइंट याद कर लेना है, और वो कौन सा है? आनुपातिक मत पद्धति। अब सर ये क्या होती है? मैंने कहा भाई साहब ये है प्रोपोर्शनेट वोटिंग सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? प्रोपोर्शनेट वोटिंग सिस्टम। इसको कैसे समझना है? मैंने आपसे क्या कहा, हमारे यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या चीजें हो गई? एक तो हो गया राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट है, इनडायरेक्ट चुना गया है। दूसरा क्या हो गया? आनुपातिक। आनुपातिक का मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनेटली, प्रपोर्शन में, प्रोपोर्शनेटली इलेक्टेड। ये दूसरा पॉइंट है हमारे राष्ट्रपति के चुनाव का, भाई ये ध्यान रखिएगा। एक तीसरा पॉइंट और है राष्ट्रपति के चुनाव का, जो कि अगले लेक्चर में सिखाएंगे, और वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल, ये हम अगले लेक्चर में सिखाएंगे। ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये हम आपको अगले सेशन में सिखाएंगे, ठीक है साहब। तो एकल संक्रमणीय, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ये क्या होती है, ये मैं अगले उसमें सिखाऊंगा। फिलहाल हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन 3 खूबियों के साथ है। 2 खूबी मैं सिखा चुका हूं। इनडायरेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि आप और हम डायरेक्ट वोट देने नहीं जाते, हमारे बिहाफ पर एमपी एमएलए देने जाते हैं। नंबर दूसरा, आनुपातिक होने का मतलब यह हुआ कि जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आनुपातिक हो गया। तीसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको मैं अगले उसमें सिखाऊंगा। यहां पर जो एक सवाल आपके दिमाग में बचा रह गया होगा वो क्या है कि सर एमएलए का तो वोट निकाल के दिखा दिया आपने कि एमएलए जो है वो कितना परसेंटेज वोट रखता है, ये तो आपने सिखा दिया। मैंने कहां सिखाया भाई? हाँ ये रहा, एमएलए का तो सिखा दिया। सर एमपी का क्या होता है? एमपी का मैंने कहा भारत के अंदर जितने एमएलए हैं, कितने हैं? 4123। 4123 एमएलए का वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय सांसदों की संख्या, वो निकल कर आता है एक सांसद का वोट वैल्यू, ठीक है ना। तो मान लीजिए 4123 हैं, उनकी वोट वैल्यू 120 के हिसाब से औसत पकड़ लो, तो यहां पर जो भी नंबर निकल कर आएगा उसको विधायकों की, सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दो, जो निकल कर आएगा वो एक एमपी के वोट वैल्यू होगी। सर ये कहीं पूछा जा सकता है क्या? कहीं नहीं पूछा जाता।
क्यों नहीं पूछा जाता सर? क्योंकि यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्योंकि निर्वाचित विधायकों में कोई ना कोई कभी ना कभी मरता रहता है। ऐसे हमारे सांसदों को भी कोई ना कोई मरता रहता है। फिक्स नंबर नहीं किया जा सकता, इसलिए काउंट नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपको केवल यह आइडिया रहे, बस इतना ही पर्याप्त है। इसको ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? हाँ भाई, आज की सेशन समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, बोलिए। क्लियर? आज आपकी दो वो हो गई हैं, 2 सेशन हो गए हैं। मनोनीत का मतलब होता है जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, जिन्हें चुनना नहीं पड़ता है। खुशबू, क्लियर? फर्स्ट टाइम समझ में आया है? ठीक है, एक बच्चा केरल से भी है, आकांक्षा कोची केरल। आई रिसीव्ड माई नोट्स। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। इतना दूर भी नोट्स पहुंच गया है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मंडे के दिन। एकल संक्रमणीय मत पद्धति सीखेंगे। बाय बाय। कल सुबह मॉर्निंग में अगर ज्वाइन करना हो तो सुबह 10 बजे प्रस्तावना के ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और बेहतरीन डिस्कशन। बाय बाय।